आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। प्रॉपर जो हम लोग का AST है, AST01, इसका जो पहला चैप्टर है, जो पहला यूनिट है, दिस इज डिस्क्रिप्टिव statistics. The very first unit number 1, ये है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नंबर वन इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये पहला यूनिट, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या बताया गया है। सबसे पहला चीज जो है, नंबर 1 इज द इंट्रोडक्शन एंड द ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिक्स का हम लोग को नीड क्यों है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में भी। उन लोगों ने देखा है स्टैटिस्टिक्स का हम लोगों को नीड क्यों है। दूसरा चीज बताया गया है, वो है कलेक्टिंग डेटा। कलेक्टिंग डेटा के अंदर में दिस इज काइंड्स ऑफ डेटा, देन फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, frequency distribution of a variable and graphical representation of frequency distribution। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन कैसे करना है, काइंड्स ऑफ डेटा, ये जो है इसमें बताया गया है। एंड देन जो थर्ड है इज अ समराइजेशन ऑफ डेटा। डेटा का समराइजेशन कैसे कर रहे हैं, उसमें है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड देन सेकंड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी। इस तीन टॉपिक्स को, या तीन जो चीजें हैं, इन तीन टॉपिक्स को, या ये तीन जो मेन पॉइंट्स हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पहले यूनिट में, यूनिट 1 में ये बताया गया है। तो कुछ लाइन जो है वो बुक से ही हम लोग रिफर करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में जो कहा गया है वो लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो है फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ रखते हैं। सो इफ वी से स्टैटिस्टिक्स इज, वी आर जनरली रेफरिंग टू द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज द स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। इसके डेफिनेशन में भी हम लोग देखे थे कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। तो हम लोग अगर जब भी स्टैटिस्टिक्स का बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो इफ वी से द स्टैटिस्टिक्स आर, मतलब प्लूरल में अगर कह रहे हैं तो वी आर रेफरिंग टू नंबर्स सच एज बैटिंग एवरेज। स्टैटिस्टिक्स आर मतलब जब भी स्टैटिस्टिक्स को हम लोग प्लूरल में डिनोट करते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल डेटाज जो भी है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस, वही आता है। तो क्या क्या है, जैसे बैटिंग एवरेज। बैटिंग एवरेज क्या हुआ, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। किसी एक पर्टिकुलर मंथ में कितने अनएम्प्लॉयड हैं, उनका नंबर फाइंड आउट करना, वो भी न्यूमेरिकल डेटा है।
और द नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम मलेरिया ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर में मलेरिया डिजीज़ के कारण कितने लोगों का डेथ हुआ, वो काउंटेबल है, उसको काउंट किया जा सकता है, वो काउंटेबल है, न्यूमेरिकल डेटा के रूप में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए वो जो न्यूमेरिकल डेटा है वो हमारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर में स्टडी होगा। नाउ कॉमनली इट इज़ बिलीव दैट statistics, what is statistics? So statistics involves the collection, organization, analysis and interpretation of data. तो statistics में चार चीजें आती हैं, this is collection, then organization, then analysis, and last is interpretation किस चीज का, ऑफ डेटा। विदाउट डेटा स्टैटिस्टिक्स के बारे में सोचना भी संभव नहीं। और ये जो डेटा है इसके बारे में हम लोगों ने देखा, ये जो डेटा है दिस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज क्वालिटेटिव एंड वन इज क्वांटिटेटिव। मीन्स एक जो क्वालिटी होगा जैसे पॉवर्टी, ब्यूटी, ऑनेस्टी, सो दीज आर द क्वालिटी। सो ये जो डेटा होगा वो क्वालिटेटिव डेटा होगा, ये जो डेटा होगा वो क्वालिटेटिव डेटा होगा। और जैसे एज, वेट, हाइट, नंबर ऑफ मार्क्स या नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर बिकॉज ऑफ सम डिजीज से मलेरिया, ब्लड प्रेशर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप, ये सब जो हुआ वो क्वांटिटेटिव डेटा है। तो बिना डेटा के स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं, कुछ नहीं। और डेटा से ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स को फर्दर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले डेटा होना तो जरूरी। अब ये जो डेटा होगा इसका हम लोग नंबर वन पहले सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। तो पहले भी हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं, कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करने के बाद दूसरा जो है उसको ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब उसको सजाएंगे, उसको टैबुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे नंबर वन यहाँ पर दिया है क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा, काइंड्स ऑफ डेटा, कितने तरह के डेटा होंगे ये हम लोग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव देखें। इसके अलावा रॉ डेटा भी है, ठीक है, इसके अलावा अदर डेटा भी है, डिस्क्रीट डेटा होता है, दैट इज कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा। उस कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा जो है उसको हम लोग इसमें बताया गया है। ठीक है, सो कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा आर डिस्क्राइब्ड हियर। Here means in descriptive statistics unit 1। ठीक है, देन फिर क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल एक तरह का डेटा ही है, इसके बारे में थोड़ी देर में देखेंगे। और ये वेरिएबल जो है या तो कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट इज नॉन कंटिन्यूअस। तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसका कैसे फॉर्म करना है, टैली मार्क्स करके कैसे हम लोग एक क्लास साइज लेकर के क्लास इंटरवल फॉर्म करके उसको टैबलेट कैसे करेंगे, वो यहाँ पर बताया गया है, जो हम लोगों ने पहले देखा है लास्ट वीडियो में। देन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो उसमें जो ग्राफ आएगा बार ग्राफ होगा, हिस्टोग्राम होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा जिसको जाइब कहते हैं, मोर दैन सीरीज, लेस दैन सीरीज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को हम लोगों ने कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज कर लिया। जब उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, उसको सजा लिया, टैबुलेट कर लिया, बोले तो टैबुलेट कर लिया, उसके बाद क्या करने का, उसके बाद उसको एनालाइज करने का, उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे, तो उसका मेज़र करेंगे या फिर कैलकुलेशन करेंगे। जिस पर्पस के लिए हम लोगों ने उस डेटा को कलेक्ट किया है उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। उसका कैलकुलेशन जो है दैट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में या तो मीन, मीडियन या फिर मोड, इसका मेजरमेंट होगा। दैट इज द सेंट्रल वैल्यू, दैट इज द एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ
डिस्पर्शन, डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी, डिस्पर्शन एंड वेरिएबिलिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना डेविएट हो रहा है वो सारी चीज़ को इसमें पढ़ना है। तो ये जो यूनिट 1 है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो हम लोगों ने पहले पढ़ ली हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों में हम लोग डिटेल जाएंगे नहीं, बस एक रिफ्रेश देख लेंगे कि बुक में क्या दिया हुआ है। जो हम लोग आज जंप करेंगे, मतलब जो हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ही स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके पहले इन सारी चीज़ को हम लोगों ने देख लिया है। सिर्फ एक यहाँ पर वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं छूट गए थे, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के लिए या डेटा को जब कलेक्ट किया जाता है तो हम लोग सबसे पहले हमारा एम क्या है उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। और सबसे पहला चीज़ जो है पॉपुलेशन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट इज़ आवर पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि भाई पूरे इंडिया का पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन, पर्टिकुलर सिटी का पॉपुलेशन, नहीं। पॉपुलेशन का मतलब हमारा क्या एम है, उस एम के अकॉर्डिंगली हमारा पॉपुलेशन क्या बनेगा। जैसे अगर हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर ईयर में, सपोज जैसे बुक में ये पर्टिकुलर ईयर में मलेरिया के कारण, बिकॉज ऑफ मलेरिया कारण कितने नंबर ऑफ डेथ हुए, सपोज कितने नंबर ऑफ डेथ हुए, गवर्नमेंट जानना चाहती है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इस चीज़ को जानना चाहते हैं। तो मलेरिया से कितने लोग डेथ हुए, कितने लोगों का जान गया, तो वो क्या करेंगे, पॉपुलेशन क्या होगा उनका पॉपुलेशन होगा जितने भी पेशेंट हैं जो मलेरिया से सफ़र कर रहे हैं वो, ठीक है। किन्हीं को डायबिटीज़ है, जिनको मलेरिया ही नहीं है तो मलेरिया से कैसे मर जाएगा, सोचने वाली बात है। अगर मलेरिया किसी को हुआ है तब तो या तो बचेगा या फिर हो सकता है उसको जाना पड़ जाए। तो ये पॉपुलेशन होगा कौन, जो मलेरिया से सफ़र कर रहा होगा। दोज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया will be the population for our purpose. Population, by the definition, population is the collection of all the individuals we are studying. जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो सारे पॉपुलेशन के नाम। मान लेते हैं ये बड़ा हमारा पॉपुलेशन, इतना बड़ा हमारा पॉपुलेशन। अब इन पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, सारे के सारे पॉपुलेशन को हम लोग स्टडी नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से सैंपल निकाल लेते हैं। 1-2 सैंपल जो है वो हम लोग निकाल लेंगे और क्या करेंगे, उन सैंपल्स पर स्टैटिस्टिक्स को लगाएंगे। ऑन एन एवरेज इस पॉपुलेशन के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बाद जो सेकंड चीज़ है वो क्या आ गया, सैंपल। मेनली हम लोग सैंपल पर ही स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। सैंपल कहता है कि सैंपल इज अ कलेक्शन ऑफ सम बट नॉट ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। स्टडी के अंदर में जितने भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन इंडिविजुअल्स में दिस इज द कलेक्शन ऑफ सम बट नॉट ऑल। सारे इंडिविजुअल्स को नहीं, कुछ इंडिविजुअल्स को कलेक्ट किया जाता है। उस पर ही जब स्टडी करते हैं तो वो जो सैंपल होगा, मीन्स वो जो जिन पर स्टडी किया जाएगा उसे हम लोग सैंपल कहेंगे। मीन्स सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ही पार्ट है सैंपल। तो आप भी जो है यूनिट 1 को निकाल लीजिए बुक से, यूनिट 1 निकाल लीजिए और पेज नंबर मेरे इसमें 9 दिया हुआ है, ओके। पेज नंबर 9 मीन्स इस यूनिट का 3rd पेज है ना, क्योंकि प्रिंट निकाले हैं तो 3rd ही हमको दिख रहा है। इसमें
इसमें मेंशन किया हुआ है 9, ठीक है, पेज नंबर 9। तो पेज नंबर 9 निकालिए, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 है। हम लोग एक एक एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 कहता है कि कंसिडर अ सिस्टम वेयर कस्टमर्स अराइव एट अ काउंटर फॉर सर्विस. Customers may be patients coming to a clinic for medical attention, or may be aircrafts waiting for clearance from the air traffic control to take off, or even broken down machine in a factory waiting for the attention of an operator, and so on. Our objective is to prescribe a policy so that congestions can be avoided. However, neither the number of arrivals is fixed on all occasions, nor is the service time the same for all customers. These are usually uncertain and thus subject to chance factors. How do we then propose to proceed? अगर चांस फैक्टर हो रहा है किसी चीज़ में, बिल्कुल फिक्स नहीं है, यहाँ लोग अगर वेट कर रहे हैं फ्लाइट के टेक ऑफ होने के लिए, एग्जैक्ट उसी टाइम पर टेक ऑफ हो ही जाना है, हो सकता है डिले हो सकता है, तो उसको हम लोग कैसे प्रोसीड करें? देन एग्जांपल नंबर 3, सपोज अ न्यू ब्रांड ऑफ पेन रिलीवर हैज़ बीन मार्केटेड रिसेंटली. कोई नया पेन किलर जो है वो तुरंत मार्केट में आया. द मैन्युफैक्चरर्स क्लेम दैट इट रिलीव्स पेन 25% टाइम फास्टर देन एनी ऑफ द कंपेरेबल ब्रांड्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट. जो ऑलरेडी प्रेजेंट है मार्केट में, उससे 25% ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा तेज़ी से पेन को रिलीव कर रहा है. तो एक पर्टिकुलर दवा है, वो 2 मिनट में अगर पेन रिलीव कर रहा है, तो ये 2 मिनट से बहुत कम है, 25% लेस टाइम में वो जो है पेन रिलीफ कर देगा. हाउ डू वी प्रोपोज टू वेरीफाई दिस क्लेम? कैसे हम लोग बताएं कि वो जो दवा है उसने 25% टाइम लेस कंज्यूम किया रिलीफ करने के लिए? उसका स्टैटिस्टिक्स कैसे निकाला गया, उसका कैलकुलेशन कैसे किया गया? ऑब्वियसली वी हैव टू एडमिनिस्टर दीज ड्रग्स टू सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स. इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे, उन इंडिविजुअल्स का सैंपल हम लोगों ने लिया. एज अ सैंपल वी हैव टेकन सम इंडिविजुअल्स हु हैव द पेन, और उन लोगों को ही हम लोगों ने ये पेन रिलीफर दिया जो नया मार्केट हुआ है. और फिर देखें कि कितने समय में इसका वो पेन कम हुआ, बाकी जो दवा है वो कितने समय में कम कर रहा है. बट देन हाउ शुड द सैंपल बी चूजन? अभी सैंपल को हम लोग कैसे चूज करेंगे? ये भी एक प्रॉब्लम है. ये भी एक प्रॉब्लम है कि सैंपल हम लोग कैसे चूज करें. ऑल्सो इंडिविजुअल्स मे रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम ड्रग. एक पर्टिकुलर ड्रग पर, एक पर्टिकुलर दवा पर अलग अलग इंडिविजुअल का हो सकता है रिएक्शन अलग अलग हो. ठीक है, तो कैसे हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे? How do we take this into account? How do we process the sample data? सैम्पल डेटा को हम लोग कैसे प्रोसेस करें, कैसे हम लोग सैम्पल डेटा को डिफाइन करें, कैसे हम लोग सैम्पल डेटा को फाइंड आउट करें? ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सैम्पल डेटा हम लोग कैसे निकालें, और अगर निकालें तो उस पर फिर कैलकुलेशन कैसे करें. ठीक है. फाइनली द गुड ओल्ड क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन or can we generalize our sample finding so as to be able to come up with a conclusion pertaining to the entirely. कैसे हम लोग इस सैंपल को कलेक्ट करें कि ये सैंपल पर जो हम लोग स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं वो कैलकुलेशन पूरे के पूरे पॉपुलेशन के लिए बिल्कुल सही होगा, उसमें एरर बहुत कम होगा. ये कैलकुलेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करें. Now how reliable is the sample finding in this case? देखिए बातें हुई कैसे हम लोग सैंपल को फाइंड आउट करेंगे. Now next example number 4 is the yield of a certain crop is dependent on the location of the plot. किसी भी क्रॉप का yield कितना है वो प्लॉट पर डिपेंड करता है, उसके फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है, रेनफॉल पर डिपेंड करता है. ये चीज़ें. अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अप्लाइड, कितने फर्टिलाइजर अप्लाई किए उस पर डिपेंड करेगा. अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितनी वर्षा हुई है, रेनफॉल कितना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा. अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी कितना अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना यील्ड ऑफ क्रॉप हो रहा है. However, it is also known that even when all these factors are applied equally,
द यील्ड में स्टिल वैरी। अगर ये सारी चीज़ों को इक्वली अप्लाई कर दें तो भी, अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग अप्लाई कर दें तो भी यील्ड जो है वो बिल्कुल हो सकता है प्रॉपर ना आ पाए। ठीक है, दिस इज so because the factors we listed may not exhaust all the factors that influence the yield. Given such a situation, we can build up an appropriate forecasting formula involving the identifiable factors so that the yield can be predicted adequately. कोई प्रेडिक्शन फार्मूला हम लोग फाइंड आउट करें, तो वो प्रेडिक्शन फार्मूला जो हमारा होगा वो प्रोबेबिलिटी होगा, वो हमारा एक्यूरेट 100%, 110% एक्यूरेट नहीं होगा। कोई नहीं बोलेगा कि वो फार्मूला लगा करके इतना जो यील्ड आ रहा है उतना यील्ड होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, एरर उसमें भी होने का चांस होगा। इवन इफ वी कैन कम अप विथ सच अ फार्मूला, कैन वी जज हाउ गुड द फार्मूला इज। अगर उस फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग यील्ड फाइंड आउट करते हैं तो क्या ये बता सकते हैं कि फार्मूला कितना सही है? भाई जिसका जितना सटीक आंसर आएगा वो फार्मूला उतना बेटर है। तो ये 4 एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस किया गया है ताकि स्टैटिस्टिक्स में होने क्या जा रहा है, किस वास्ट लेवल पर, किस डेप्थ लेवल पर उसको कैलकुलेट करते हैं, इस चीज़ को बताया जाए और समझाया जाए। तब फिर आता है कि टू स्टडी अ गिवन phenomenon, the basic raw material would be data relating to it, and this data, that is the information, is called as raw data. It's called raw data. So observation before it is arranged and analyzed is called raw data. That is called as raw data. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला, जो भी डेटा हम लोग को मिला है ना, जो भी डेटा कलेक्ट किया गया, वो जो डेटा कलेक्ट होगा तब तक, जब तक कि उसको हम लोगों ने ऑर्गेनाइज नहीं कर लिया है, उसको टेबुलेट नहीं कर लिया है, तब तक वो हमारा रॉ डेटा कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ डेटा, जो इस बुक के अकॉर्डिंगली है। वैसे हम लोगों ने काइंड्स ऑफ डेटा में 2 तरह के डेटास को देखा है, वन इज क्वालिटेटिव एंड वन इज क्वांटिटेटिव। सो टाइप्स ऑफ डेटा में हम लोग आते हैं। ये AST का बुक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ये हम लोगों को किस तरह के डेटा का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो कह रहा है कि वेन एवर द डेटा आर न्यूमेरिकल, मीन्स जो भी क्वांटिटेटिव डेटा होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू में जिसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो वेन एवर द डेटा आर न्यूमेरिकल, then the corresponding character are called variable. So next आया हमारा term variable. वेरिएबल है क्या? वेरिएबल कहता है कि कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा, सपोज मार्क्स, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है मार्क्स का, इसको लेके अगर चले तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मान लो 10 स्टूडेंट्स का, या सिंपल करने के लिए 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना आया आउट ऑफ 50? 20, 45, 48, 40, 35, ये जो मार्क्स आया। सो दीज आर द क्वांटिटेटिव डेटा, एंड इस क्वांटिटेटिव डेटा में करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स, दीज आर द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स, सो दीज कैरेक्टर्स आर टर्म्ड एज वेरिएबल। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल बोल रहे हैं। वैरी कर सकता है, मान लो ये पर्सन ए का था, ये बी का था, सी का था, डी का था, ई का था। ए ने 20 मार्क्स लाए, बी ने 45 मार्क्स लाए, सी ने 48 मार्क्स लाए, डी ने 40, ई ने 35 मार्क्स लाए। तो क्या ये हमेशा 20 ही मार्क्स लाएगा? और क्या ये हमेशा 48 मार्क्स ही लाएगा या लाएगी? नहीं। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में 50 मार्क्स का हो, मैथ्स का एग्ज़ाम हो रहा हो, या स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम हो रहा हो, या साइंस का एग्ज़ाम हो रहा हो, 50 मार्क्स में ये जो ए है ये 20 से हो सकता है डाउन जा सकता है, हो सकता है 20 के ऊपर भी आ सकता है। तो ये फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, मीन्स दिस इज व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल। सो दिस इज वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट इज कह रहा है कि इन सम केसेस, कह रहा है कि इन सम केसेस हाउएवर
द डेटा में नॉट बी न्यूमेरिकल इन नेचर, किसी किसी केस में डेटा जो है वो न्यूमेरिकल नेचर का नहीं हो सकता, सही बात है, न्यूमेरिकल नेचर का नहीं होगा, तब क्या होगा? This will be the case when, for example, one is examining a lot of manufactured items and classifying them as either good or bad. मान लो ट्रांसपोर्ट से कोई सामान आया, ट्रांसपोर्ट हमारा होलसेल का शीशा का आइटम है, शीशा का बर्तन या कचकड़ा का बर्तन वगैरह रखने का हमारा दुकान सब कुछ, और वो हमारा माल, हम भाई रांची में है, हम भाई कहीं पर है और बाहर से माल आ रहा है, बस से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट में सामान आ रहा है, ट्रांसपोर्ट वाले तो बोरा उठा के ऐसे फेंकते हैं, आया बोरा उठा के ऐसे फेंकते हैं, है ना? आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर बस के ऊपर जो है सब सामान लोड रहता है, और जब उतरना होता है तो वे धीरे धीरे फेंक ऊपर से फेंक देता है, ठीक। अब शीशा का हमारा सामान है, अंदर उसको प्रोटेक्ट करके भेजा ही गया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, फोर्स करने के कारण, ठीक है, कुछ शीशे के आइटम्स टूट गए, कुछ हमारा माल खराब हो गया, है ना? तो हमने 15 बॉक्स मंगाया था, तो हम बोलेंगे पहला बॉक्स भाई गुड है, सब वेल एंड गुड, ठीक है, कोई नहीं टूटा। दूसरे बॉक्स में डैमेज है, इज़ नॉट गुड, बैड मतलब गुड नहीं, ठीक है, डैमेज हुआ उसको, तो हम लोग उसको न्यूमेरिकल डेटा में नहीं दे रहे हैं अभी, बाद में फिर काउंट करेंगे कि एक बॉक्स में हमारा 15-20 शीशे का सामान था, उस 20 में से हमारा 15 सही सलामत है और 5 टूट गया, तब फिर क्वांटिटेटिव आएगा। लेकिन पहले में क्या होगा, या डैमेज मान लेगा, डैमेज मानोगे मतलब वेदर दिस इज गुड और नॉट, यस दिस इज गुड, नो दिस इज नॉट गुड। तो हम लोग उसका आंसर किस पे कर रहे हैं, 2 चीज़ों में कर रहे हैं, या तो यस कह रहे हैं या तो नो कह रहे हैं, ठीक है। आइदर वी आर सेइंग यस और वी आर सेइंग नो, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ठीक, तो वेदर हम लोग 2 ही चीज़ों को ले रहे हैं, वो सही है या नहीं, जो भी क्वेश्चन अराइज किया वेदर यस और नो, ठीक है। तो this exercise will produce only a series of yes and no's. However, in both these instances, the data are easily convertible to numerical terms. और हम लोग चाहें तो इसको भी हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग यस के लिए एक न्यूमेरिकल कोड दे सकते हैं, से 1, अगर 1 है इट मीन्स यस, और अगर 0 है इट मीन्स नो। तो हम लोगों ने इसके लिए, इस पर्टिकुलर क्वालिटेटिव डेटा के लिए कौन सा वैल्यू पुट किया, 1 और 0, 0 और 1, ये जो होगा ये हमारा कहलाएगा एट्रीब्यूट। एक्चुअली व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग द वैल्यूज to some qualitative data and those values are called as attribute, उसको हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। तो वेरिएबल क्लियर और एट्रीब्यूट जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके वैल्यू, ठीक है, सच कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, मिटाते हैं इसको, क्लियर हो गया। तो एक है वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब हुआ कि जो भी क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास है उसमें जो एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है, ऑल दीज कैरेक्टर्स आर वेरिएबल। मैथ्स में जैसा हम लोग बोलते हैं ना, एक्स वाई दीज आर द वेरिएबल, एक्स का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। कोई इक्वेशन है, सपोज मान लो 2x + 5 = 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा, तो एक्स का अपना कोई वैल्यू है ही नहीं, वहाँ पर एक्स को वेरिएबल कह रहे हैं। वाई के टर्म्स पे अगर दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज 2x² + 5y = 8, इसको सॉल्व करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या होगा, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, दीज आर द फिक्स्ड टर्म्स। पर यहाँ जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल, इन सब का जो भी कैरेक्टर है ये सारा वेरिएबल है। या फिर ऐसे समझें कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है जैसे किसी का एज, एज जब कह रहे हो, एज अगर कह रहे हैं, एज
height, wages, ठीक है, marks obtained, एज, हाइट, वेट, ये सब जितने भी जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव, जो हमारा क्वांटिटेटिव बन सकता है, ये सब क्या है, these all are variables। बहुत सारे आएंगे, एज, बहुत सारा एज 0 टू लेकर के आगे तक बढ़ेगा, ठीक है। हाइट का अपना वैल्यू होगा, वेजेस अपना वैल्यू होगा, मार्क्स ऑब्टेन अपना वैल्यू होगा। तो ऑल दीज आर व्हाट, द वेरिएबल्स, ये सारे वेरिएबल्स हैं। और जब किसी एक क्वालिटेटिव डेटा में हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम करते हैं या उसको पुटअप करते हैं, तो वो जो पुटअप होगा वो एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये चीज़ें समझ थोड़ी सी क्लियर होगी निकाल। अब नेक्स्ट आते हैं, अभी काइंड ऑफ डेटा खत्म हुआ, अभी काइंड ऑफ डेटा है, मेन काइंड ऑफ डेटा तो चला ही नहीं। नाउ नेक्स्ट ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंगली कि जो डेटा है, ये हम लोगों ने 2 टाइप ऑफ डेटा पढ़ा है पहले। दिस इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। लेकिन डेटा को एक दूसरे तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज कंटिन्यूअस, so actually जो डेटा है, these are the variables। जो भी डेटा हम लोग ले रहे हैं सब क्या है, वेरिएबल ही है। और ये जो वेरिएबल है, या तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा और या फिर ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। इसी डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल को हम लोग कहते हैं, दिस इज डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। आइदर डिस्क्रीट वेरिएबल और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल एंड देन कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब ये है क्या, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। तो कहता है कि the kind of data result from counts and therefore values jump from one point to the next with no possible measures in between are called discontinuous or discrete data, and variables representing height, weight, age, time to complete a journey, temperature, etc. are all the continuous type of data, ठीक है। तो continuous type of data में जैसे एज हो, जैसे वेट हो, जैसे टेम्परेचर हो, जैसे वेजेस हो, वेजेस इनकम को भी रहने देता, एज है, वेट है, टेम्परेचर है और हाइट है, दीज आर कंटिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग का ये नंबर लाइन है, सपोज ये नंबर लाइन आगे तक जा रहा है जैसे, और यहाँ भी आगे तक जा रहा है, दिस इज 0, ठीक है। नंबर लाइन में मिड में 0 है और इसके लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू होगा और राइट साइड में इधर नेगेटिव वैल्यू होगा, इधर पॉजिटिव वैल्यू होगा। सपोज दिस इज 1, here is 2, here is 3, here is 4। लेकिन 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। कैसे, दिस इज 0.5, 0.5 और 0 के बीच में नंबर निकालना होगा, तो ये 0.25, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स इन दो के बीच में निकाल सकते हैं। तो कोई भी एक ऐसा वेरिएबल या फिर कोई भी एक ऐसा क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं हो। जैसे एज अगर है तो एज
थोड़ी ना है। किसी ने कहा कि एज क्या है तो बोले 24 ईयर। अच्छा, तो क्या 24 ईयर के बाद डायरेक्ट वो 25 ईयर का हो जाएगा? इस बीच में उसका कोई एज नहीं रहेगा? रहेगा ना। 24 ईयर 1 डे, तो भाई 24 ईयर 1 डे 24 साल और 1 दिन। आज मेरा बर्थडे हुआ, 24 साल कंप्लीट हुआ मानो तो अगले दिन 24 साल 1 दिन। इस बीच में उम्र कुछ नहीं रहा, एज कुछ नहीं रहा ना। 24 ईयर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी तो छोटा टाइम होता है। मतलब ये एक पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं रहा, इसके बहुत सारे कंटिन्यूस कुछ भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी वैल्यू हो सकता है। वेट कुछ भी वैल्यू आ सकता है। तो ना कि 50 ही केजी रहेगा, 60 ही केजी रहेगा, 40 ही केजी रहेगा, ऐसा नहीं। 50.23 हो सकता है, 50.58 हो सकता है। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे ये कोई भी वैल्यू पुटअप ले सकता है। टेम्परेचर ये भी वैसा ही है, हाइट ये भी वैसा ही है। So such type of variables or such type of quantitative data are called as continuous. So these are continuous variables. अब सेकंड जो है discontinuous, which is discrete type of data, जो एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर इंटीजर का वैल्यू ही होता है, उसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हटा दें। फॉर एग्जाम्पल ईयर ऑफ बर्थ। व्हाट इज द ईयर ऑफ बर्थ? बोले कि भाई मेरा ईयर ऑफ बर्थ है मान लो 2001। किसी ने कहा कि ईयर ऑफ बर्थ इज 2001। सपोज क्या कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि मेरा ईयर ऑफ बर्थ 2001.75 2001.75 संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं। ईयर ये कौन सा ईयर है? 2019। ऐसा तो नहीं बोलेंगे दिस इज 2019.5, 2019.86 राउंड ऑफ करके 2019.9 हो गया वो नहीं चलेगा। तो ये जो है एक फिक्स वैल्यू ही ले रहा है। 2001 इज 2001, 2019 इज 2019, 1985 इज 1985, 1990 इज 1990। ठीक है, तो ये जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू ही लेगा। तो ये कहलाया डिसकंटिन्यूअस। दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। नंबर लाइन में ये जंप करेगा, इंटीजर में 1 है, अगला वैल्यू 2 होगा, अगला वैल्यू 3 होगा, अगला वैल्यू 4 होगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू ही ये लेगा। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर डिसकंटिन्यूअस, और इसको कहते हैं डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। ये जो है कंटिन्यूअस है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी वैल्यू, इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू ले सकता है। सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स इज कंटिन्यूअस एंड दैट इज डिसकंटिन्यूअस। देन इसमें डिस्कस किया गया है अबाउट द अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा को हम लोग ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग ग्रुप करते हैं, टैबलेट करते हैं। टैबलेट करते समय वी यूज द टैली मार्क्स। ठीक है, टैली मार्क्स को उसमें यूज़ किया गया है। टैली मार्क्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और जितने भी नंबर्स होंगे वो उसके फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वैल्यू अकरिंग इन अ डेटा सेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू अकर्स इन द सेट। उस सेट में कितनी बार वो रिपीट हुआ है। जैसे हम लोगों ने टेबल बनाया, मान लो यहाँ पर क्लास इंटरवल लिए थे और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था। क्लास इंटरवल 0 to 5, देन 5 to 10, 10 to 15। तो ये जो क्लास इंटरवल है दिस इज मार्क्स। इस मार्क्स पे कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? सपोज 4, तो रिपीटिशन इज 4। सो वो जो 4 हुआ वो फ्रीक्वेंसी हो गया। सो दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। दिस इज 2, हियर इज 10। तो 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 10 to 15 के बीच में मार्क्स आ रहा है। ठीक है, आपका दिस इज एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ सीरीज।
एक्सक्लूसिव सीरीज है तो अपर लिमिट इसमें हम लोग काउंट नहीं करेंगे, जब काउंट नहीं करेंगे तो 10 to 14 तक इसका मार्क्स आएगा इस सीरीज में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, यानी 10 का रिपीटिशन हुआ है, जब 10 का रिपीटिशन हुआ है तो ये कहलाएगा हमारा क्या फ्रीक्वेंसी। सो सच द टाइप इज मीन्स दिस इज द फ्रीक्वेंसी। So we convert the ungrouped data into grouped data, और फिर इसमें बताया गया है दिस इज द टेबल वी फॉर्म इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करते हैं टैली मार्क्स को यूज करते हैं। और जब भी ये टेबल हम लोग बनाएंगे इसमें क्लास इंटरवल आएगा, क्लास साइज आएगा, देन बाउंड्रीज आएंगे, बाउंड्री ठीक है, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इन सारी चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यही चीज़ें हैं जो इसमें दी गई। अब आए पेज नंबर 16 में, टेबल है टेबल 9, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट्स ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया था टेबल नंबर 3 में, लाइट्स ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब। ये एक रॉ डाटा है जो दिया हुआ था, इसी रॉ डाटा को ग्रुप किया गया है और ग्रुप करके यहाँ पर फॉर्म किया गया। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट्स ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स। फर्स्ट कॉलम इज लाइफ इन आवर, दिस इज द क्लास बाउंड्री एक्सक्लूसिव ऑफ, मीन्स दिस इज एक्सक्लूसिव सीरीज बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट बाउंड्री बट इंक्लूसिव ऑफ राइट बाउंड्री, इसमें हम लोग राइट को एक्सक्लूड करते हैं, लेफ्ट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, कुछ मिस्टेक है इसमें। देन इसके बगल में फ्रीक्वेंसी है, मीन्स 510.55 to 590.55 तक में कितने फ्रीक्वेंसी हैं, कितने नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, तो एक बल्ब, ठीक है। इसके बाद इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, ये निकालना हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। और यहाँ पर एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला गया है और एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाला गया है। तो दो एक अलग सा टर्म्स है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इन चीज़ को हम लोग देखते हैं, उसके लिए ये टेबल हम लोग फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट टेबल में है, फर्स्ट इसमें है लाइफ इन आवर्स, ये रफ कर देते हैं, इसका आप बाद में आगे लाइफ इन आवर्स, then second is frequency, then relative frequency, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड देन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो लाइफ इन आवर्स है दिया हुआ, दिस इज 510.552 590.55। एक्सक्लूसिव सीरीज बना रहे हैं, 590.552। क्लास साइज फाइंड आउट करें कितना होगा, क्लास साइज फाइंड आउट करेंगे, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 0.55 कैंसिल हो जाएगा, और 510 एंड 590 ये हो जाएगा कितना 80, यानी 80 का चल रहा है, तो 80 इसमें ऐड कर दें, कितना हो जाएगा ये 670.55, then 670.552 7
50.55। एक काम करते हैं फटाफट लिखने के लिए एक पूरे सीरीज को यहाँ लिख लेते हैं। 670, देन 750.55, देन 830.55, देन 910.55, देन 990.55, 1070.55, then 1150.55, then 1230.55, then 1310.55. So 752 830 यहाँ लिखेंगे 830.55, then 910.55, then 990.55, then 1070.55, then 150.55, then 1230.55, then 1310.55, and the last one is 1390.55. ठीक है, and next is here total for all this. ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया हुआ है या फ्रीक्वेंसी क्या क्या ऑब्टेन किया गया है ना। तो ये क्या है एक्चुअली में कि जब ये हम लोगों ने क्लास इंटरवल फॉर्म कर लिया, एक्चुअली में क्या है, दिस इज क्लास इंटरवल। तो इस क्लास इंटरवल के बाद यहाँ जो लाइफ्स ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब दिया पेज नंबर 12 में, है ना। ये जो लाइफ्स ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब दिया है इसमें से हम लोग काउंट करते गए और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम लोग टैली मार्क्स बना करके फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो बन रहा है दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, दिस इज 1, इसका फ्रीक्वेंसी 2, इस बीच में आ गया है 5, इसका है 8, देन है 13, देन है 26, देन है 20, देन है 12, फिर है 6 and 1 and total is 100। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर फ्रीक्वेंसी जो हम लोग लिखते हैं दिस इज FI लिख के चलेंगे। यहाँ पर ST1 के बुक में J लिख के चला है FJ, लेकिन I लिखें बेटर होगा। बेटर इसलिए होगा क्योंकि शुरू से I में ही पढ़ता है, XI FI ये बुक में ही इसको पढ़ता है। I का मतलब हुआ इंटरवल, I का मतलब हुआ इंटरवल। व्हाट इंटरवल, दिस इज क्लास इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी FI का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल। सो FI 1 है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 1। मतलब ये हुआ कि लाइफ इन आवर 510.55 आवर से 590.55 आवर तक चलने वाला बल्ब कितना है, एक बल्ब, इसका ये। ठीक है, अब जो है ये दो चीज़ें, मतलब क्लास इंटरवल जो हमारा बना वो और जो फ्रीक्वेंसी आया ये हमारा रॉ डाटा से आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लेस दैन एंड मोर देन सीरीज कैलकुलेट करते हैं। लेस दैन क्या होगा, लेस देन में याद है हम लोग डिस्कस किए थे 5। लेस दैन जब भी करना हो तो अपर लिमिट हम लोग चूज करते हैं। मतलब 590 से कम कितना, 590 से कम एक ही, इसलिए लेस देन में यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कह रहा है 670 से कम कितना, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं, 670 से कम कितना, 670 से कम ये पूरा हो गया, यहाँ भी पूरा हो गया, मीन्स ये और ये दो लाइट अप हो जाए, यानी 2 + 1 3, या फिर 2 and 1 इसको और इसको जोड़ दें, वही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, इसको और इसको जोड़ दें तो 2 1 3। 750 से कम कितना, तो ये जितना कम है यानी इसका जो वैल्यू है 5 वो तो रहेगा ही, प्लस ये और ये दोनों भी ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करके 2 + 1 3 तो यहाँ आया ही था, और 5 को भी ऐड करना है तो 5 + 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 3 8। ठीक है, देन 830 से कम कितना, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 8 16। ठीक है, एक काम करते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इतना बड़ा है ना, ये इधर का वैल्यू उधर चला जाता है,
इस क्लास इंटरवल का ये पार्ट आ गया, इस क्लास इंटरवल के लिए ये आ गया, इस क्लास इंटरवल का ये आ जाएगा, इस क्लास इंटरवल का। कॉपी में बनाते हैं तो इतना कन्फ्यूज़न नहीं रहता, तो बोर्ड में क्या है इधर का उधर दिख जाता है, टेढ़ा जाता है। सो ये हो गया 8, दिस इज 8। ओके, हाँ अब इस क्लास इंटरवल के लिए लेस देन क्यूबिक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 8 + 8 दिस इज 16, देन 13 + 16 29, 11 + 26 9 1 10 15 5 आगे 2 4 55, 55 + 20 75, 75 + 12 87, 87 + 6 6 4 10 93, 93 + 6 99, 99 + 1 100। ऑलवेज लेस देन सीरीज जब भी बनेगा 100 100 टैली हो जाएगा, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही चल रहा है। हमने जो कैलकुलेट किया बिल्कुल सही कैलकुलेट किया, कहीं और टैली करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मोर देन सीरीज। मोर देन सीरीज कह रहा है, इसका मतलब क्या कि भाई लोअर लिमिट को हम लोग पकड़ते हैं। लोअर लिमिट 5 10 से ज़्यादा कितना है, तो 5 10 से ज़्यादा तो सब कितना है 100। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज 100। ठीक है, मोर देन सीरीज बना रहे, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज 100। देन मोर देन 590 कितना है, मोर देन 590 इतना है, तो या तो इन सबको जोड़ लें, ऐड कर लें, या फिर क्या करें कि टोटल 100 है उसमें 1 माइनस कर दें। टोटल 100 है उसमें 1 माइनस कर दें, टोटल 100 में से 1 माइनस करेंगे कितना 99, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज 99। ये नहीं सोचना कि ये 199 वो भी 199, तो यहाँ नीचे से ऊपर लिखते हैं, यहाँ से ऊपर से नीचे लिखते हैं, बराबर हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करते, कैलकुलेट करें। फिर यहाँ पर आएंगे 670 थर्ड क्लास इंटरवल की, 670 से मोर देन कितना बनेगा, मोर देन बनाना है, इसका मतलब ये सारा, मतलब इन सबको ऐड करें, इसका मतलब टोटल 100 है, 100 में से 213 को माइनस कर दें, 100 में 3 जो है उसको माइनस कर दें। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस 100 में से हम लोग इसका लेस देन को माइनस करते जा रहे हैं, 100 में 3 जाएगा तो 97। मोर देन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेस देन बनाना बहुत आसान, फटाफट ऐड करते जाते हैं। मोर देन में थोड़ा सा देखना पड़ता है मोर देन का देखना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर थोड़ा बहुत कहीं गलत हुआ तो गलत हो जाएगा। इसके बाद 750 से ज़्यादा कौन है, मोर देन ये सारा मतलब इन तीनों को माइनस करेंगे 100 से, 8 माइनस हो जाएगा, मतलब 100 - 8 ठीक है, आसान क्या है, 100 - 1 यहाँ लिखो, 100 - 3 यहाँ, 100 - 8 यहाँ, 100 - 16 यहाँ, उस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो 100 - 3 इज 97, 100 - 8 इज 92, फिर 100 - 16, 100 - 16 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 84, then 100 - 29 मोर देन निकालना चाहे तो मोर देन कितना हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। एक और तरीका है, ठीक है, मोर देन निकालने का, इतना माइनस करने से बहुत खराब हो जाएगा, बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो मोर देन निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम लोग लास्ट क्लास इंटरवल से मोर देन 1310 कितना होगा, 1310 से ज़्यादा कितना है, यही फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, दिस इज 1। फिर इसको पकड़ा, मोर देन 1230 कितना होगा, ये और ये, यानी 617 7 लिख लें।
मोर देन 1150 कितना होगा, दिस सब, मतलब इन तीनों का ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी इस दोनों को ऐड करके हम लिखे हुए हैं, तो इसको ऐड कर लो, 6 और 6 12 और 13 हो जाएगा। देन मोर देन 1070 कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस हो जाएगा, 12 प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये 12 तो इसका फ्रीक्वेंसी है और इन सब का फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 13 यहाँ लिख चुके हैं, तो 12 प्लस 13 करेंगे, समझ रहा है, 12 प्लस 13 करेंगे। नहीं समझ, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोर देन निकाल रहे हैं। मोर देन निकाल रहे हैं मतलब यहाँ पर है मोर देन 1310, क्योंकि मोर देन के हम लोग लोअर लिमिट को कंसिडर करते हैं ना, तो लोअर लिमिट इज दिस, तो 1310 से ज़्यादा कितना है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, तो निकाल रहे हैं क्या, मोर देन निकाल रहे हैं, मोर देन क्यूटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो मोर देन क्यूटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का है क्या कि हम लोग लोअर लिमिट को पकड़ते हैं, तो लोअर लिमिट को जब पकड़ेंगे तो इससे ज़्यादा कितना, एक ही फ्रीक्वेंसी है ना, तो यहाँ पर एक लिख दिए। इसके बाद इसके लोअर लिमिट को पकड़ेंगे, दिस इज 1230, 1230.55 से ज़्यादा कितना, ज़्यादा ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो, इसलिए 6 + 1 7 काउंट करके आ लेते हैं, ठीक है। या फिर क्या किए, 1 तो ऑलरेडी यहाँ है ही और 6 यहाँ है, 6 + 1 7 कर दिए। इसके बाद मोर देन 1150.55, इससे मोर देन कितना, इस, तो इससे मोर देन कितना होगा, इससे मोर देन होगा ये और ये, तो 6 + 1 7 तो है प्लस, ठीक है। तो मोर देन सीरीज 1150 इस थर्ड लास्ट का 13 हो गया मोर देन में, और फिर इसका निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, ये और ये जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि मोर देन 1070.55 से ज़्यादा कौन सा है, ये तो है, मतलब ये पूरा और ये पूरा इंक्लूडेड होगा, तो इन सब का सम कितना है, 13 है, 13 + 12 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 1 2 25। उसी तरह से ये पूरा कंप्लीट हम लोग करें, 25 और 20 है ना, ठीक है ना, 25 और 20 ये कितना हो जाएगा, 45, देन 45 और 26 हो जाएगा 71 एंड 13 कितना हो जाएगा, 4 7 और 1 8 84। अब 84 और 8 कितना हो जाएगा, 92 एंड 5 कितना हो जाएगा, 97 एंड 2 कितना हो जाएगा, 99 एंड 1 हो जाएगा 100, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका ये हो गया। लेस देन अगर सीरीज बनाना है या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है तो हम लोग अपर लिमिट लेते हैं। अपर लिमिट मीन्स 590 से कम कितना, 670 से कम कितना, 750 से कम कितना, 830 से कम कितना, 910 से कम कितना। तो अपर लिमिट कंसीडर किया जाता है जब हम लोग लेस देन बनाते हैं। अपर लिमिट कंसीडर करते हैं जब हम लोग को लेस देन बनाना होता है तब, और ये हम लोग इसको ऐड करते जाते हैं फ्रीक्वेंसी। मोर देन बनाना हो तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करते जाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट है एक जो किताब में दिया है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास इंटरवल, दिस इज क्लास इंटरवल। कौन सा है, ये है पहला क्लास इंटरवल। सो दिस इज 510.55 टू 590.55, ठीक है ना। ये पहला क्लास इंटरवल है। और इस क्लास इंटरवल का अगर हम लोग क्लास साइज देखें तो क्लास साइज क्या हो जाएगा, क्लास साइज इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट, दोनों को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.55 कैंसिल हो जाएगा, 90 और 10 80 हो जाएगा। सो दिस इज 80। कहने का मतलब ये हुआ क्लास साइज जब हम लोग निकाले ना 80, इसका मतलब ये हुआ कि इस रेंज में हम लोग क्लास इंटरवल को प्रिपेयर किए। तो लाइफ ऑफ बल्ब इन आवर्स
510.55 आर टू 590.55 आर। टोटल हम लोग इसमें 80 आर का एक विड्थ रखे हैं, उसका विड्थ बोलते हैं, ठीक है, विड्थ रखे हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइट। इसका हम लोगों ने हाइट रखा है, या ऑल्सो दिस इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का विड्थ क्या है? 80। इस केस के लिए क्लास इंटरवल का हाइट क्या है? 80। क्लास इंटरवल का क्लास साइज क्या है? क्लास इंटरवल का क्लास साइज क्या है? 80। एक ही चीज है, सब एक ही है। अब इस फर्स्ट क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी कितना है? दिस इज 1। मतलब कि जो टोटल 80 हम लोगों ने रखा है, मतलब 80 आवर रखा है, उस 80 आवर के लिए कितने फ्रीक्वेंसी हैं, मतलब कितने ऐसे बल्ब हुए। यहाँ तो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ बल्ब्स हो जाएगा ना। व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी? दिस इज नंबर ऑफ बल्ब्स। ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस इज नंबर ऑफ बल्ब्स। तो 80 आर के लिए फर्स्ट क्लास इंटरवल में 80 आर के लिए कितने बल्ब्स हैं? एक बल्ब। भाई 1 आर के लिए इसको मिटा देते हैं। देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, मीन्स टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने होंगे? 100। तो टोटल 100 बल्ब है, और उसमें फर्स्ट क्लास में कितने बल्ब हैं? एक बल्ब है, ठीक है। तो टोटल 100 बल्ब्स में से फॉर फर्स्ट क्लास इंटरवल कितने बल्ब है? 1 बल्ब। टोटल 100 बल्ब में जो फर्स्ट क्लास इंटरवल बन रहा है उसमें कितने बल्ब होंगे? 1 बल्ब, ठीक। तो टोटल अगर 1 बल्ब होता तो फर्स्ट क्लास इंटरवल में कितना बल्ब होता? ये होता 1/100 बल्ब, मीन्स दिस इज इक्वल टू 0.01, ठीक। तो ये जो बना यही हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। रिलेट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर रहे हैं। क्या रिलेट कर रहे हैं? टोटल फ्रीक्वेंसी से क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर रहे हैं। मतलब क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी समझ सकते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेट कर रहे हैं, किसी से रिलेट कर रहे हैं हम लोग। किससे रिलेट कर रहे हैं? तो क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो डिवाइड कर लिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? दिस इज 0.01, ठीक है। उसी तरह से सेकंड क्लास इंटरवल के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/100, तो ये हो जाएगा 0.02, 5/100 0.05, 8/100 0.08, 13/100, तो दिस इज 0.13, 0.26, 0.20, 0.12, 0.06, 0.06 एंड 0.01। तो ये जो हमारा आ गया ये पूरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग तो टोटल नंबर पे निकालना कितना है, इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.00, 1 हो जाएगा। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल 1 आ जाता है, ठीक है। यहाँ टोटल ही कर रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब ज़्यादा नहीं है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से फिर हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इतना है उतना करना ही नहीं। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्यों निकालें? परसेंटेज निकालना होगा तो परसेंटेज का मतलब ये हुआ, जैसे इसको मिटा देते हैं, है ना। परसेंटेज का मतलब हुआ कितना परसेंट
इस क्लास इंटरवल में अगर एक बल्ब लाइट कर रहा है तो कितना परसेंट बल्ब है, जैसे बोला कितना परसेंट बल्ब है कि इस क्लास इंटरवल में है, भाई कितने परसेंट है जो इस क्लास इंटरवल में है, परसेंट निकालो। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर तो 100 ही है ना, ये चेंज भी तो हो सकता है, 150 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1500 हो सकता है, जो भी रहे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये 100 दिया। तो 100 में ये एक, तो 1 में 1/100, परसेंट का मतलब 100 में निकालते हैं, तो 100 में कितना, चीज़ वही है, 100 में कितना, 100 में करेंगे तो दिस बाई दिस इंटू 100 कट जाएगा, दिस इज 1%, 1%। ये नहीं समझ में आ रहा, तो अगर ये नहीं समझ में आया तो एन यहाँ 100 दिया से कन्फ्यूजन हो सकता है। मान लो किसी क्वेश्चन में n बराबर हो 150, सबको मान लो 150 हो और उसमें ये 1 हो, ठीक है, तो उसका परसेंट कैसे निकालें, तो 150 में टोटल फ्रीक्वेंसी जो 150 है, तो पहला क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी कितना, 1, तो अगर टोटल फ्रीक्वेंसी 1 होता तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता, इसका फ्रीक्वेंसी कितना, 1/150 होता। तो अगर टोटल फ्रीक्वेंसी 100 होता तो परसेंट होता 100 ही, टोटल फ्रीक्वेंसी अगर 100 होता तो कितना, तो ये हो जाता कितना, दिस इज 1/150 इंटू 100, कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू 10/15 होता। इसको सॉल्व करें, 5 2 = 10 एंड 5 3 = 15, so 2/3 and 2/3 is 3 6 = 18, so 0.66%, 0.66% है। परसेंट वगैरह निकालने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो, उसका काम नहीं किया जाएगा वैसे, मिटा देते हैं इसको, मिटा परसेंट ऐसे निकालते हैं बस, ठीक है। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अपना आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं इसमें तो परसेंट ही दे देगा, 1%, 2%, 5%, 8%, 13%, 26%, 20%, 12%, 6%, 6%, 1%, टोटल 100%, 1 into 100 is 100, so 100%, ठीक है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, कह रहा है कितना डेंस है, फ्रीक्वेंसी कितना डेंस है, डेंसिटी क्या है उसका, जैसे हम लोग नहीं निकालते हैं यहाँ लोग डेंसिटी निकालते हैं, मास बाई वॉल्यूम इज द डेंसिटी, इतने मास में इतने वॉल्यूम में इतना मास, उतने वॉल्यूम में इतना मास, मास बाई वॉल्यूम कर लिए, वो हमारा डेंसिटी आ गया, kg/m³, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी का कितना डेंसिटी है, कितना वो प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में, दैट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा क्लास मार्क का, क्लास मार्क में क्लास साइज, क्लास साइज, तो क्लास साइज इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट किसी भी क्लास का पहले क्लास का उठाते हैं, तो 590, तो दिस इज 590.552 माइनस 510.55 कितना हो जाएगा, 80, मतलब क्लास साइज कितना आ गया, 80 आ गया, क्लास साइज आ गया 80। इसका मतलब ये जो 80 है ये तो हर क्लास का क्लास साइज है ना, तो क्लास साइज सेम है सबके लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट क्लास इंटरवल जो हम लोग बनाए, दिस इज द लाइफ ऑफ बल्ब इन आवर, तो 510.55 आवर टू 590.55 आवर तक लाइफ हो जिस बल्ब का, ऐसे कितने बल्ब हैं, वैसे एक बल्ब है, ठीक है। क्लास साइज इज 80 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 आर हो जाएगा, तो पहले क्लास इंटरवल का भी साइज 80 आर, दूसरे का भी 80 आर एंड सो ऑन, सबका 80 आर। तो 80 आर के लिए पहले क्लास इंटरवल में कितना फ्रीक्वेंसी, 1, ठीक है। तो 80 आर के लिए इन फर्स्ट क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी कितना है, 1, फर्स्ट क्लास
इंटरवल में 80 आवर चलने के लिए, यानी 80 आवर जो बल्ब चल रहे हैं उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितना है 1। तो अगर 1 आवर चलता फर्स्ट क्लास इंटरवल में ही तो कितना फ्रीक्वेंसी होता 1/80। अब 1/80 को हम लोग जरा कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, ठीक है। तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 80, सो दिस इज 0.0125, ठीक है। दिस इज 0.0125, तो यहाँ हो गया दिस इज इक्वल टू 0.0125। सो 0.0125 इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये जो होगा क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सो दिस इज 0.0125 इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और उसी तरह से हर एक क्लास इंटरवल हम लोग निकालेंगे। हर एक क्लास इंटरवल का क्लास साइज तो यही है ना 80R ही है। तो 80R in second class interval is for 2 bulbs. This was for 1 bulb, ठीक है। And this is for 2 bulbs. 80 hour for 2 bulbs, तो 1 hour for 2/80 bulbs. तो 2/80 इसको भी हम डिवाइड कर लें 2/80, ये दे रहा है 0.025। So this is 0.025. Then next 5/80, 5/80 तो 0.0625 यही है, ठीक है। 0.0625 सेम टाइप कर दी, गलत तो नहीं होगा, सही 0.0625। नेक्स्ट है 8 के लिए, तो 8/80 0.1, okay, so this is 0.1. then 13 है, so 13/80 0.1625, 0.1625. then next है 26, so 26/80 0.325, 0.325 AR, ये डिवाइड कर रहे हैं AR। 20/80, so 20/80 दिस इज 0.25। आप सोच रहे हो कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं, एग्जाम में थोड़ा कैलकुलेटर मिलेगा। मेरे ख्याल से एग्जाम में कैलकुलेटर मिलना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का है तो सिंपल कैलकुलेटर, इस तरह का सिंपल कैलकुलेटर शुड बी अलाउड होना चाहिए, इसमें अलाउ होना चाहिए एग्जाम। क्वेश्चन पेपर में कहीं लिखा होगा, देख लेंगे, देखना क्वेश्चन पेपर में देखना कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा है। इतना लंबा कैलकुलेशन जो है वो मल्टीप्लाई करना या बाकी पॉसिबल नहीं। वैसे लॉग वगैरह भी निकालना है तो लॉग के लिए तो फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो अलाउड नहीं है स्टैटिस्टिक्स में, शायद ये अलाउड नहीं है। आते हैं, अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा तो फिर डिवाइड करते बैठना पड़ेगा 12/80। अरे भाई तो क्या किया जाए, अब स्टैटिस्टिक्स लिए हैं, मैथ्स है, कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अपने सब को डिवाइड करके कैलकुलेशन करना होगा। 6/80 मतलब 86.0 नहीं लगा, 0 8 से 8 7 56 5 इतना 0 4 खत्म 400 8 6 8 7 56 40 8 5 40 कट गया 0.75। देख लेते हैं सही बात नहीं। 6/80 यस 0.07 वैसे ही हर एक को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6/80 हम नहीं करने जा रहे हैं, 6/80 0.075 0.075। अच्छा दोनों सेम था, क्यों करने गए। और फिर 1/80 यहाँ भी था, तो दिस इज 0.0125। इसका सम करने का कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इसका सम करने का समेशन करने का कहीं कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो यही है जो टेबल नंबर
टेबल नंबर 9 टेबल नंबर 9 में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइव्स ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, एंड दिस इज frequency, relative frequency, less than type negative frequency, more than type negative frequency, and then frequency density. इन सब का सम 1, क्योंकि 100% आएगा इसलिए 1 होगा, ये 100 तो दिया ही हुआ है, भले ये इसका फ्रीक्वेंसी टोटल चेंज है लेकिन ये जो टोटल आएगा वो 1 ही आएगा, ऑलवेज 1 ही आएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। सो ये था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक हम लोग टैली मार्क्स नहीं किए हैं, जब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो टैली मार्क्स हम लोग को करना बहुत अच्छा रहेगा, टैली मार्क्स करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर टैली मार्क्स करके बताया। ये है ना, एक्चुअली ये जो टेबल नंबर 8 है इसमें जो टैली मार्क्स किया गया है ये सारा, ये इसके लिए किया गया है 1 देन फ्रीक्वेंसी 2 देन 5 देन 5 एंड 3 8। बहुत आसान रहता है इसको पढ़ना, मतलब इसको रीड करना है ना, पढ़ना बहुत आसान रहता है। अब कहीं भी इधर घूम के आया ऐसा बोले भाई बताओ 6 क्लास इंटरवल का कितना फ्रीक्वेंसी है, तो 1 2 3 4 5 6 ये है, देखिए 5 10 15 20 25, अरे यहाँ 26 दिस इज टैली मार्क का जो यूज़ है, टैली मार्क किया है। ठीक है, समझ में आ गया। एक लगभग इसको मिटा दें, रब कर दें, हो गया, मिटा दें। इस टेबल का फिर आगे जरूरत है तो बना देंगे, वैसे लगता नहीं है कि क्योंकि इसका ग्राफ है ना, मिटा दें। ठीक है, पक्का। अब ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और अब जो होगा वो है ग्राफ। ग्राफ हम लोग उसमें डिस्कस, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे ग्राफ। पाई चार्ट हमको लगा था नहीं है, पर पाई चार्ट देखते किसमें है। ठीक है, बार ग्राफ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बार ग्राफ ये रहा, बार ग्राफ के बारे में हम लोग सीख जाते हैं। बार ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो ये बार ग्राफ है। ठीक है, बार ग्राफ के बारे में हम लोग ये पढ़े थे, इसका जो हाइट होता है ये फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है, इसका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो है उसमें हम लोग क्लास इंटरवल को डिनोट करेंगे, और वाई एक्सिस जो है उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर बार्स हम लोग प्लॉट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस होना चाहिए, जैसे हिस्टोग्राम में कंटिन्यूस था, बार ग्राफ में ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस हो। तो ये बार ग्राफ है। इसके बाद तो यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाया है। ठीक है, ये हिस्टोग्राम फॉर्म किया है, और हिस्टोग्राम से पहले इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में बताया। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन याद होगा, उसमें हम लोग क्लास मार्क निकाले थे, क्लास मार्क मिड वैल्यू, और वाई एक्सिस में हम लोग फ्रीक्वेंसी प्लॉट किए थे, और एक्स एक्सिस में हम लोग क्लास इंटरवल लिए थे। क्लास इंटरवल लेने के बाद उसका क्लास मार्क पर हम लोग फ्रीक्वेंसी प्लॉट किए थे। यहाँ पर सीधे क्लास मार्क ही ले लिया है। दोनों तरीका है, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बहुत तरीका है, वेरी गुड, नॉट बैड। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि जो भी क्लास इंटरवल दिया हुआ था, फर्स्ट क्लास इंटरवल, उसके पहले भी एक हाइपोथेटिकल क्लास इंटरवल हम लोग फॉर्म करते हैं, और जो लास्ट क्लास इंटरवल होता है उसमें भी हम लोग हाइपोथेटिकल क्लास इंटरवल फॉर्म एज्यूम कर लेते हैं, बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, और दोनों का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। कारण इसलिए क्योंकि ये 0 से उठेगा, ये जाएगा जहाँ मूव करना है मूव करेगा, घूमेगा फिरेगा आएगा, और फिर ये 0 में ही आकर के ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को शो करने के ग्राफ में, ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है इसको जो हम लोग ग्राफ में शो करते हैं, तब 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला, ये एक तो बेसिक जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी रहेगा, एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल रहना है, वो रहना ही। ठीक है, तो पहला चीज़ ये होता है कि हम लोग क्लास मार्क को डिनोट, हम लोग क्लास मार्क के पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मैच करके वहाँ पर प्लॉट करते हैं। दूसरा,
फर्स्ट क्लास के ऊपर हाइपोथेटिकल क्लास इंटरवल का फॉर्मेशन करते हैं, फ्रीक्वेंसी 0 होता है, और लास्ट क्लास इंटरवल के बाद हम लोग एक और हाइपोथेटिकल क्लास इंटरवल का फॉर्मेशन करते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी भी 0 होता है। थर्ड थिंग कि जब ये पॉइंट हम लोग मिलाते हैं तो फ्री हैंड नहीं मिलाते, स्केल से हम लोग इसको मिलाते हैं, स्केल से मिलाते हैं, ठीक है। ओजाइव जब बनाएंगे, ये जो ओजाइव है, ओजाइव मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मोर देन और लेस देन। तो ये है लेस देन होगा ये, ठीक है, लेस देन है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है, दिस इज लेस देन। मोर देन होता तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, मोर देन हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, पढ़े थे, इस चीज़ को समझे थे। तो फ्री हैंड हम लोग यहाँ पर नहीं मिलाते, जैसे कि फ्री हैंड हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दैट इज ओजाइव, मोर देन ओजाइव, मोर देन कर्व और लेस देन ओजाइव कर्व में हम लोग फ्री हैंड मिलाते हैं, हाथ से लिए मिला दिए, स्केल उसका क्या जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्केल रखेंगे, प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो देखा जाता है। सो 3 चीज़ें इसमें ध्यान दी जाती हैं। इसके बाद हम लोग एक ही ग्राफ में, उसी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, ठीक है, अगर हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हिस्टोग्राम का जो मिड वैल्यू होगा वही तो उसका क्लास मार्क होगा। यहाँ से 0 से उठाएंगे, इसका मिड पॉइंट को टच करते जाएंगे, और इस तरह से जब ये फिर से 0 में आ जाएगा तो हम लोग एक ही ग्राफ में हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये दोनों ड्रॉ कर सकते हैं एक ही ग्राफ में, ठीक। वैसे कहा यह जाता है कि दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज़ वेरी इजी टू रीड एंड दिस इज़ बेटर देन दिस हिस्टोग्राम। इसके बाद आया लेस देन ओजाइव, दिस इज यहाँ पर है मेंशन, दिस इज लेस देन ओजाइव एंड मोर देन टाइप ओजाइव, लेस देन टाइप ओजाइव एंड मोर देन टाइप ओजाइव, ठीक। तो ओजाइव OGIVE, OGIVE, ओजाइव का मतलब हुआ कि हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन एंड लेस देन, इसलिए ये 2 टाइप का हो जाएगा, एक मोर देन और एक लेस देन। सो मोर देन टाइप ऑफ ओजाइव, मोर देन टाइप ओजाइव एंड लेस देन टाइप। ये E10 कह क्या रहा है, क्या कह रहा है, सुन रहा है ना, क्या कह रहा है, सुन रहा है ना तू। डाटा गिवन below show the area, show the area of the various continents of the world in million square miles, in million square miles। ओ डेटा क्या है इसका, ये कह रहा है कंटिनेंट्स है ना, कंटिनेंट्स, और दूसरे में है एरिया, दिस इज here is area, so continents and area। कौन कौन सा कंटिनेंट दे रखा है इसमें, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, देन नॉर्थ अमेरिका, ओशियानिया, ये ओशियानिया कौन सा कंटिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ओशियानिया, पता नहीं कौन सा कंटिनेंट, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन रशिया एंड अदर सोवियत रिपब्लिक्स, इतना लिखेंगे नहीं, रशिया लिख देते हैं एंड अदर कर देते हैं,
एरिया है 11.7, देन है 10.4, देन 1.9, 9.4, 3.3, 6.9 and 7.9. So this is the data. The data given below shows the area of the various continent. Continent का ये area है in million square miles. In million square miles. This is the data given. क्वेश्चन क्या रहा है? रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय मीन्स ऑफ अ सुटेबल डायग्राम. इसने ये नहीं कहा है कि पाई डायग्राम फॉर्म करो, नहीं कहता है कि पाई डायग्राम बनाना है. प्रॉब्लम नहीं, पाई डायग्राम बना सकते हैं हम लोग, या फिर क्या बना सकते हैं, बार ग्राफ भी बना सकते हैं. क्या करेंगे बार ग्राफ बनाने के लिए? बहुत सिंपल है ना. ये बना दिया ऐसा ऐसा ऐसा, एरिया है इतना 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 एरिया है, यहाँ रिप्रेजेंट कर ले हम लोग. सबसे कम 1.9 है ना, और सबसे ज़्यादा 11.7 है ना, तो 1.9 पॉइंट पर लेना पड़ेगा, पॉइंट पर लेना पड़ेगा. और एकदम एक्यूरेट मेजर करना, क्योंकि कंटिनेंट का एरिया का बात है. तो ऐसे भी ले सकते हैं. इसको लिख दिए, मान लो दिस इज 1.9, इसको लिख दिए 1.9 के बाद कौन है, 3.3 है, तो दिस इज 3.3. इसके बाद कौन है, 3.3 के बाद है 6.9, तो दिस इज 6.9. इसके बाद लिख दिए 7.9, इसके बाद है 9.4, इसके बाद 10.4, और देन 11.4. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. अब क्या करना है, ये एक्स एक्सिस में कंटिनेंट लिए हुए हैं, तो कंटिनेंट 11.7 का कौन है, यहाँ से उठाएंगे, या ठीक है अफ्रीका पहला है तो 11.7 लेते हैं, तो ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ बना देंगे. उस पर एशिया 10.4 है, पकड़ेंगे यहाँ 10.4 बनाएंगे. इसके बाद यूरोप है, यूरोप में क्या है 1.9 है, तो ये रहा यूरोप 1.9. इसके बाद है नॉर्थ अमेरिका 9.4, तो 9.4 के लिए ये उठाए, ये बना दिया, दिस इज नॉर्थ अमेरिका. देन ओशियानिया 3.3, तो 3.3 कहाँ है, यहाँ पर है, तो 3.3 के लिए उठाए. ठीक है, सिंपल. लेकिन बार ग्राफ बनाने में उतना मज़ा नहीं आएगा इस पर जितना पाई चार्ट बनाने में अच्छा रहेगा. और मार्क्स में लगता है पाई चार्ट को देगा. देन ओशियानिया हो गया. साउथ अमेरिका 6.9 है, तो 6.9 यहाँ पर है, यहाँ से उठाए 6.9 बना दिए. और लास्ट है क्या, रशियन अदर सोवियत रिपब्लिक्स 7.9 है, 7.9 यहाँ पर हो गया. तो दिस इज अफ्रीका. अफ्रीका यहाँ लिख लो, अफ्रीका. देन एशिया, यहाँ एशिया, यहाँ यूरोप, यहाँ लिख ले यूरोप. मज़ा नहीं आ रहा है, कौन अफ्रीका का ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है. अगर 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो हमें लगता है 3 के ऊपर नहीं देगा अगर हम लोग इस पर बार ग्राफ बनाएंगे. तो इसको हम लोग पाई चार्ट में बनाते हैं. पाई चार्ट यानी पाई डायग्राम. तो पाई डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला काम करना होगा कि इन सब का टोटल निकालना होगा. टोटल एरिया कितना है, ठीक है, टोटल एरिया निकालना है. तो निकालते हैं, ऐड करते हैं. तो ऐड करने का हम लोग क्या करते हैं, 7 + 4 13, 13 + 9 22, 22 + 4 26, 26 + 3 29, 29 + 9 38, 38 + 9 39, 40 47, 7 का 7 हाथ में 4 4 1 5 5 1 6 6 आगे कैलकुलेशन मेरा गड़बड़ा गया. इसके बाद बहुत वीक है कैलकुलेशन. तो ये मेथड अगर आप कर सकते हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज एक और मेथड है फटाफट कैलकुलेट करने का, सम करने का. कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो
पूरा 1 किलोमीटर का, अगर 1 किलोमीटर लंबा अगर कैलकुलेशन दिया होगा, सम करना होगा, इस तरह से लिखा हुआ होगा, खूब सारा लिखा होगा, चुटकी भर में वो कैलकुलेट हो जाएगा, हंसते खेलते वो कैलकुलेट हो जाएगा। इतना सिंपल मेथड है वो ऐड करने का। उस मेथड से हम लोग ऐड करते हैं, सीखते हैं क्या। सबसे पहले यहाँ से चलें, 7 + 4 कितना हो गया, 11, ठीक है। तो जब कभी भी 10 से ऊपर नंबर जाएगा, ठीक है, या जहां कहीं भी 10 से ऊपर का नंबर जाएगा, उसके माथे में एक लकीर लगा दें, ठीक है। ये लकीर हमको बताएगा कि यहाँ पर 10 से ऊपर गया है, ठीक है। कितना ऊपर गया वो हाथ में रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 से ऊपर कितना होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 20, यही होगा ना, 19 तक जाएगा। तो ऐड करते 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 गया 19, तो 19 जाएगा, मतलब 10 से कितना 9 ज़्यादा, तो 9 हाथ में रखेंगे, एक ज़्यादा 11 होगा, यानी 10 से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, तो एक हाथ में रखेंगे। सिंपल है, समझ आ जाए। 7 + 4 कितना हुआ, 11 हुआ, यानी 10 से ज़्यादा, एक यहाँ लगा दिए, रिप्रेजेंटेशन फॉर 10, एक हाथ में पकड़ा, एक हुआ। और 1 + 9, 10 लगा दिए, 10 is 10, 0 हाथ में रहा, 0। देन दिस इज 4, कुछ ऐड ही नहीं करना है, हाथ में तो हो गया 0, ठीक है। देन 4, 3, 7, 7 + 9, 7, 3, 10 और 6, 16, ठीक है। 4, 3, 7, 7 and 9, 16, 16 मतलब 10 से ज़्यादा आ रहा है। 4 + 3, 7, 10 से ज़्यादा नहीं आ रहा था, इसलिए एक स्टेप और आगे बढ़े, 7 + 9 is 16, 16 में कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, तो 6 और 9, 6 लेकर के चले, इसके माथे पर लगा दिए एक लकीर, 6 लेकर के चले, 6 and 9 कितना हो जाएगा, 15, 15, हर मिस्टेक हो गया सर, 15, 15, तो यहाँ भी 15 ज़्यादा है, 5, मतलब दिस इज 5। कोई दिक्कत नहीं, खाओ पियो इधर उधर घूम फिर करके आओ, कोई बात नहीं, आगे कैलकुलेट करना है कर लो। क्या कितना हाथ में रहा वो सब याद रखने की जरूरत ही नहीं है। हाथ में कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 है, ठीक। अब यहाँ गिन लो कितना है ये, 1, 2, 3, 4, यानी हाथ में 4, 4 + 1, 5, 5, 1, 6, 6 और 9, 15, तो 15 मतलब इस पर एक लग जाएगा, हाथ में आया 5, 5 यानी 5 and 3, 8, 8 and 6, 14, 14 यानी 10 से ज़्यादा, एक लगा दी, हाथ में आया 4, 4, 4 + 7, 11, 11, यहाँ एक लगा देंगे, कितना 1 ज़्यादा है, 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब इसका गिन ले कितना है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 3, 1, 4 और ये 1, 5, यहाँ लगा देंगे 51.5, ठीक है। तो चेक भी कर लेते हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगा, ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन ये बिल्कुल सही होगा, 11.7 + 10.4 + 1.9 + 9.4 + 3.3 + 6.9 + 7.9 इज इक्वल टू 51.5, ठीक है, 51.5। और वो जो कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ 7 आ गया था, मिस्टेक हो गया था। अक्सर मेरे से इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं होता, ये शॉर्ट मेथड है, ये सीखे थे कहीं 51.5 बेस्ट, कहीं भी घूम फिर करके आए फिर कैलकुलेट करेंगे, कहीं दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो क्या पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि जो भी फ्रीक्वेंसी है उन सबको हम लोग एडअप कर लें, सबको सम कर लें। अब पाई चार्ट बनाने जा रहे हैं, पाई चार्ट है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ रखते हैं, कंपेयर करने में अच्छा रहेगा, है ना। और पाई चार्ट हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल बना लेते हैं, सुंदर से सर्कल बना सर्कल, ठीक लगभग क्या। तो सर्कल में दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री,
और इन टोटल एरिया को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 51.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स को हम लोग 360 डिग्री में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये चीज़ दिमाग में रखो, बस ये चीज़ दिमाग में रखो, मतलब और हर के लिए हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 360 डिग्री को या 360 डिग्री पे 51.5 यूनिट तो है ये मिलियन स्क्वायर माइल्स, अगर इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 360 डिग्री पे 51.5 है। तो भाई 1 डिग्री पे 1 डिग्री अगर हम लोग डिनोट उसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 51.5 बाई 360। मैथ्स में मैक्सिमम 80% सब यूनिटरी मेथड पर ही चलता है। कहीं भी कोई भी फॉर्मूला अगर बन रहा है या कोई भी ऐसा कैलकुलेशन आ रहा है ना जिसमें डिनोमिनेटर कहीं आया, तुरंत वहाँ यूनिटरी मेथड लगा देना चाहिए, यानी यूनिटरी मेथड से समझा जा सकता है उसको तुरंत। तो 1 डिग्री पे कितना होगा तो 51.5 बाई 360। 360 पे कितना तो 1 पे इतना बाई 360, तो कह रहे हैं कितना 11.7, यानी 1 डिग्री पे इतना हो गया। तो 1 डिग्री का इतना वैल्यू है, यानी 1 डिग्री पे इतना मिलियन स्क्वायर माइल्स है। ये क्लियर हो गया। अब इसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से पलट के देखते हैं। पलट के क्या देखते हैं, क्योंकि हमें इतने वैल्यू पे एंगल फाइंड आउट करना है ना, ये हमारा एंगल पे एरिया निकल रहा है, ठीक है। हम लोग को एरिया पे एंगल निकालना है, थोड़ा सा पलट के देखते हैं। क्लियर है, पलट के देखें तो कुछ ऐसा देख सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि दिस इज 51.5 को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 360 डिग्री पे, ठीक है। 51.5 को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 360 डिग्री पे। तो भाई 1 मिलियन स्क्वायर माइल को हम लोग कितने डिग्री पे रिप्रेजेंट करेंगे 360 बाई 51.5 डिग्री पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो 11.7 है, देयरफॉर 11.7 को हम लोग कितने पे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज 360 बाई 51.5 इंटू 11.7। यूनिटरी मेथड बिल्कुल वही अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लें। तो ये इतना डिग्री, दिस मच डिग्री, तो अब कैलकुलेटर यूज करते हैं। 360 डिवाइडेड बाई 51.5 इज इक्वल टू दिस मच मल्टीप्लाइड बाई 11.7, 81.7। so this is 81.786। कितना डिग्री हो जाएगा, राउंड ऑफ किया जाए इसको, ठीक है। इतना, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टर बोलते हैं, कंपास बोलते हैं, चांद जैसा नहीं बना रहता है ऐसा, समझे, ये एंगल मेजर रहता है ऐसा ऐसा बना रहता है। तो वो वाले पर हम लोग 7.78 नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू 82 डिग्री, 82 डिग्री, ठीक, क्लियर। तो ये जो मिलियन स्क्वायर माइल्स है ये तो है ही, अंडरस्टूड है, क्वेश्चन में यही बात। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रेस्पेक्टिव डिग्री बनाते हैं, एक थर्ड कॉलम बनाते हैं, है ना, और यहाँ पर लिखते हैं डिग्री, एंगल और डिग्री कितना, तो ये हो गया 82 डिग्री, मीन्स 11.7 जो है 82 डिग्री। नेक्स्ट फिर से करेंगे 51.5 360 के लिए 1, 360/5 51.5 के लिए, ये तो सबके लिए वही रहने वाला है। तो 11.7 के लिए क्या जाएगा 10.4 पर कितना, दिस बाई दिस इंटू 10.4 होगा। इसका मतलब इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, सबसे अच्छा होगा। इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो 360 डिवाइडेड बाई 51.5 बराबर ये देता है 6.99029, 6.99029, ठीक है ना। तो राउंड ऑफ करके इसको लिख सकते हैं 7, राउंड ऑफ करके 7 लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 7 डिग्री,
7 मल्टीप्लाइड बाई 51.5 60.5 होता है। चले तो 7 डिग्री लिख सकते हैं। अब 7 डिग्री आ गया तो 7 डिग्री को इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 7, समझ रहे ना, ये हमारा 7 डिग्री आ गया। ठीक है, अब 7 डिग्री आ गया एक में, यानी 1 एरिया यूनिट में 7 डिग्री, तो इतना एरिया यूनिट में इतना इंटू 7 डिग्री, इतना में इतना इंटू 7 डिग्री, 9.4 में 9.4 इंटू 7 डिग्री, ये करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 7 डिग्री यानी 7 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10.4, दिस इज 10.4। ठीक लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 72.8 दे रहा है। अरे वो 72.8 हम 73 लिख सकते हैं। 72.8 को हम रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसको जो चांद क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर कंपास बोलते हैं, उससे नाम हमेशा भूल जाते हैं। प्रोटेक्टर बोलते हैं कि कंपास बोलते हैं, प्रोटेक्टर कंपास जो भी। 1.9 के लिए दिस इज 1.9 मल्टीप्लाइड बाई, चल फटाफट करने इसको 13.3 यानी 13, so this is 13 डिग्री। देन 7 मल्टीप्लाइड बाई 9.4 किया जाए कितना 65.8, तो 65.8 मतलब 66, तो 66 डिग्री। देन 7 मल्टीप्लाइड बाई 3.3 23.1, so this is 23, so this is 23. Then 7 मल्टीप्लाइड बाई 6.9 ठीक है, दिख रहा है। दिस इज 48.3, so this is 48, so 48 ले सकते हैं। एंड देन 7 मल्टीप्लाइड बाई 7.9 55.3, so 55 डिग्री 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 डिग्री। अब क्या होगा, हमारा डिग्री सारा आ चुका है। इन सारे डिग्री को कैलकुलेट कर लेंगे आप 360 पॉइंट समथिंग कुछ रहना हुआ तो रहेगा, तो 360 के लगभग नहीं हो जाएगा, उतना ज़्यादा कुछ ये नहीं है। ठीक, अब क्या करना है, तो 82 डिग्री हम लोग कैसे ड्रॉ करें। 82 डिग्री ड्रॉ करने के सबसे अच्छा तरीका है कि एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन अपने मन से ड्रॉ करें। 90 यहाँ पर होता है, यहाँ पर वो गोल वाला होता है, चांद जो होता है उसको यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर ऐसे रख देंगे, ऐसा नहीं चांद वाला आता है उसका बीच में यहाँ 90 डिग्री होता है, और उसके इधर पर ये वाला होगा 80 80 82 ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ से ऐसे लेकर के ये लाइन खींच देंगे ऐसा, क्या समझ, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा 82 डिग्री। तो ये जो 82 डिग्री हो गया, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, अफ्रीका को। तो इसका एक डिज़ाइनिंग बना देते हैं, यहाँ पर सबका अलग अलग डिज़ाइनिंग दे देना है। ये बन गया हमारा ऐसा, यहाँ लिख दिए अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका। देन है एशिया 73 डिग्री। 73 डिग्री अब क्या करेंगे, ये एंगल तो बन गया, अब क्या करेंगे। मेरे पास है नहीं वो वाला राउंड वाला का चांद, मेरे पास है नहीं, प्रोटेक्टर कंपास लगा के दिखला है उससे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ही नहीं। खैर यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, ये ऐसा रहता है, आपने देखा ही, ये यहाँ पर ऐसा रहता है, और इसके ठीक सीधे में यहाँ पर होता है 90, ये होता है 0 और ये होता है 180। अच्छा, छोटा छोटा नहीं दिख रहा, ये होता है 180, ये होता है 0 और ये होता है 90। यहाँ से ये सारा एंगल ड्रॉ होता है, 1 एंगल 2 एंगल 3 4 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 110 120 130 करते हुए 180 ये होता है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे उठाएंगे, उठा करके यहाँ रखेंगे, और इसका इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट के साथ मैच कराएंगे, तो ये कंपास प्रोटेक्टर जो भी है वो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉ कितना करना है, 73 डिग्री। तो ये तो 90 डिग्री है, 73 कहाँ आएगा, यहाँ पर 70 आएगा, तो मान लो ये 70 45 होगा। ओके ओके 70 यहाँ जाना चाहिए, कुछ ऐसा, तो ये ड्रॉ करिए 70 यहाँ। ठीक है, कंपास या प्रोटेक्टर जो भी बोलते हैं इसको यहाँ से हटा लेंगे, हटा दिए।
अब ये हो गया हमारा कितना 73 डिग्री। तो इसको हम लोग इससे डिनोट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं एशिया। ठीक है, देन आएगा यूरोप 13 डिग्री। 13 डिग्री मतलब अब क्या, ये एक सीधा लाइन हमको मिल गया ना, एक सीधा लाइन हमको मिल गया। अब इसके ऊपर रखेंगे ऐसा, ठीक है, ये ऐसा आएगा। तो ये 90, यहाँ पर 13 डिग्री होगा, उठा लो 13 डिग्री। प्रोजेक्टर कंपास जो भी बोलते हैं इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये 13 डिग्री हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे 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 डिनोट कर देते हैं और ये बन जाएगा क्या, यूरोप। यहाँ लिख दें यूरोप। ओके, देन 66 डिग्री। तो ऐसे ही प्रोजेक्टर रखेंगे यहाँ पर, अगेन फॉर्म करेंगे, तो ये हो जाएगा इसके लिए 90 यहाँ पर बन जाएगा 66 कुछ यहाँ और ये 66 बन गया। ये इसको हम लोग क्रॉस 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 से दिखा देते हैं। ठीक है, ये है क्या, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ लिख दें नॉर्थ अमेरिका, राइट। देन ओशियनिया 23 डिग्री। यहाँ पर वो कंपास पोइंटर जो बोलते हैं ये वाला, इसका यहाँ पर रखेंगे और रख करके 23 डिग्री ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज 23 डिग्री, सपोज 23 डिग्री। 23 डिग्री किसका है, ओशियनिया का। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको जो है बड़े बड़े डॉट से ड्रॉ कर देते हैं। ये बड़े बड़े डॉट्स, ये बड़े बड़े डॉट्स, ठीक है। ये हो गया क्या, ओशियनिया। इसके बाद है 48 डिग्री। 48 डिग्री यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है। वैसे प्रोटेक्टर कंपास जो होते हैं चांद यहाँ पर रख करके यहाँ पर ऐसे 48 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो ये हो गया साउथ अमेरिका। इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं। सो दिस इज साउथ अमेरिका, यहाँ लिख दिए साउथ अमेरिका, ठीक है। देन 50, ये जो बचेगा 55 ही बचने वाला है, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, रशिया एंड अदर्स। तो रशिया एंड अदर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे कैसे, ये और ये सेम जैसा हो जाएगा ना। अब क्या पकड़े रिप्रेजेंट करने के लिए, कुछ भी पकड़, कुछ भी कर दो इसमें, क्या बारिश आ गई, यहाँ पर पानी भर गया, यहाँ पर रसिया डूब गया समुद्र में रसिया डूब गया, तूफान आ गया, यहाँ पे रसिया डूब गया, पानी में बाढ़ आ गई, बाढ़ रसिया में बाढ़ ला देते हैं। 55 डिग्री, इसको लिख देते हैं रसिया, रसिया 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 55 डिग्री, ठीक है। तो ये ओके, आते हैं फोकस करते हैं। तो ये पाई चार्ट और ये पैराग्राफ कौन अच्छा लग रहा है, किसको देख के ज़्यादा समझ में आ रहा है, ये एक बार देखेंगे ना समझ में आएगा। अरे क्या दिया हुआ था, एरिया ऑफ वेरियस कंटिनेंट्स। एरिया सबसे ज़्यादा एरिया किसका दिख रहा है, इसका नजर है ना, नॉर्थ अमेरिका का। कितना, नॉर्थ अमेरिका कितना है, 66, एग्जैक्टली 66, बड़ा दिख रहा है। ये बहुत छोटा है, यूरोप बहुत छोटा है, इसके ऐसा यहाँ से ये पता चल रहा है, दिख रहा है, लेकिन ये बेटर है। तो दिस इज द पाई चार्ट। पाई चार्ट ऐसे बनाते हैं और पाई चार्ट ऐसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो 5 में 5 आ जाएगा आराम से। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम है कि टोटल फ्रीक्वेंसी निकालना। दूसरा काम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एंगल फाइंड आउट करना। एंगल फाइंड आउट करना। तो 360 टोटल में बना रहे हैं 51.5 यूनिट का एरिया, ठीक है। 51.5 यूनिट का एरिया हम लोग 360 में बना रहे हैं। तो 51.5 में 360 डिग्री, तो 1 में 360 बाई 51.5, इसको कैलकुलेट कर लिए। तो भाई इतना में इतना इंटू इतना, यानी सबको 7 से इंटू करते जाए, इंटू करते जाए, खाता जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन E10 पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर E10। E9 E8 भी हम लोग डिस्कस करेंगे। E10 क्वेश्चन था, ये इसका टेबल दिया हुआ था। एंड रिप्रेजेंट द अबव डेटा
by means of suitable diagram. So which diagram we are choosing? We have our pie chart choosing. अब बोलेंगे कोई बार ग्राफ भी बना दिए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं, बट बेटर ये है। अच्छा, हिस्टोग्राम बना सकते हैं क्या? इसमें हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे? हिस्टोग्राम बनाने के लिए कहा जाता है क्या कि क्लास इंटरवल होना चाहिए। यहाँ कहाँ कोई क्लास इंटरवल बना है? कोई क्लास इंटरवल नहीं बना सकते। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमको क्लास मार्क चाहिए, क्लास इंटरवल ही नहीं है तो क्लास मार्क कहाँ से होगा? इसलिए नहीं कर सकते उसको, ठीक है। और क्या बचा? मोर देन एंड लेस देन और जाइब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन और लेस देन बनाने के लिए भी हम लोग को क्लास इंटरवल की आवश्यकता पड़ती है। देयर इज नीड टू नो अबाउट द क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल ही नहीं, किसको क्लास इंटरवल बनाएंगे? बन ही नहीं सकते। इसलिए वो तीनों चीज़ तो पिक्चर से हट गई। बच गया एक बार ग्राफ। तो बार ग्राफ यस फॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बना सकते हैं, एकदम प्रॉपरली इसको बना सकते हैं। और पाई चार्ट बनाना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो ये था यहाँ तक। बहुत लंबा हो गया वीडियो, ऐसे नहीं बहुत लंबा हो गया। सोच रहे थे कि एक्चुअली पहले ही ये सारा कुछ डिस्कस हो चुका था, पाई चार्ट ही रह गया था, डिस्कस नहीं हो पाया। तो फटाफट इसको कर देना है। बीच में फिर डेटा के बारे में कुछ डिस्कस होगा। मुझे लगता है 1 आवर जैसा ये वीडियो चल गया होगा। मेन था फोकस करना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। अब हम लोग नेक्स्ट मीन, मीडियन और मोड को देखेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्वेश्चन आपने भी नोट कर लिया होगा, आपने भी ये कैलकुलेशन पॉज करके, वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन आपने भी किया होगा। और एग्ज़ाम में स्टैटिस्टिक्स है तो एग्ज़ाम में पेंसिल, यस पेंसिल, प्रोटेक्टर, कंपास, एक गोल करने का होता है वो है, ये जो चांद होता है वो इसको क्या बोलते हैं आपको पता नहीं, याद नहीं है। एक प्रोटेक्टर एक कंपास होता है वो, पेंसिल, रबर, पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, 2 कलर का पेन, ठीक है। कैलकुलेटर, ऐसा सिंपल कोई भी कैलकुलेटर ये लेके जरूर जाना चाहिए। तो इतने चीज़ रखनी चाहिए। और क्या कहते हैं, हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि ड्रॉ द डायग्राम ऐसा, तो वहाँ पर पाई चार्ट बनाने के लिए हम लोग को बिना कंपास या प्रोटेक्टर जो बोलते हैं इसके, बिना इस चांद के हम लोग को ये बन ही नहीं पाएगा। और एज्यूम करके भी नहीं कर सकते, अंदाज़ा लगा कर। एग्ज़ाम में जब ये चेक होता है, ये जब चेक होगा तो कोई भी टीचर, चाहे कोई भी टीचर हो, वो अपने पास ये चांद रख करके मेज़र नहीं करने जाता। उसको एक अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ 82 डिग्री बना है तो वो कितना लगभग जाएगा। वैसे ये जो दिख रहा है ना 82, ये हमको लगता है लगभग सही है 82, ठीक है। और ये जो 13 दिख रहा है 13, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा मेरे ख्याल से, ये 15 डिग्री का ये रहता है। तो ऐसा अंदाज़ा जो है वो लोग खुद लगाते हैं और राइट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम अपने को ये लेकर के जाना चाहिए, क्या बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाता है। I can understand. मिटा दे। क्लास का ही टाइम होता है जब बोलते हैं, अदरवाइज सब समय ठीक रहता है। कुछ नहीं बोलते हैं, जितना बोलना होता है सब क्लास में ही बोल डालते हैं। भाग मत कर प्रयास भाग मत